वेलकम टू माय चैनल रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। तो चलिए शुरू करते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल को टीसीए साइकिल भी बोला जाता है, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको क्रैब्स साइकिल भी बोला जाता है क्योंकि इसको डिस्कवर किया था H.A. क्रैब्स ने। यूकैरियोट्स में ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और प्रोकैरियोट्स में ये होती है साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में। अब जो सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल है उसमें टोटल 9 स्टेप्स हैं, पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि क्रैब साइकिल का पार्ट तो नहीं है, पर जो पायरुवेट हमें ग्लाइकोलिसिस से मिलता है उसको एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करके ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में फेड किया जाता है, यानी भेजा जाता है। तो वो एक स्टेप हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो कि है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। होता ये है कि पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है, साथ साथ में डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और पायरुवेट चेंज होता है एसिटाइल कोए में। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी स्टेप में जब एक स्पीशीज़ या एक एंटिटी का ऑक्सीडेशन होता है तो वहीं पर किसी और एंटिटी का रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर भी यही होगा, जब पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा तो NAD+ का रिडक्शन भी होगा और वो बन जाएगा NADH। तो इस स्टेप में हमें मिला एसिटाइल कोए और एक मॉलिक्यूल मिला NADH का और CO2 रिलीज हो गया। यहाँ पर जो एंजाइम है वो है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के बारे में। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज यानी PDH एंजाइम कॉम्प्लेक्स 3 एंजाइम से मिलकर बना हुआ है। पहला एंजाइम है E1 पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, जिसमें 24 सब यूनिट्स होती हैं। E2 डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, जिसमें 24 सब यूनिट्स होती हैं। E3 डाईहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज, जिसमें 12 सब यूनिट्स होती हैं। तो इन तीनों सब यूनिट से मिलके ये PDH एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है। अब बात करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के स्टेप्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 9 स्टेप होते हैं, तो चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है जुड़ना। तो ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए जुड़कर बनाएंगे सिट्रेट, यानी कंडेंस होकर बनाएंगे सिट्रेट। यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो होगा सिट्रेट सिंथेज। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो सिट्रेट है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और ऑक्सैलो एसीटेट एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है और एसिटाइल कोए एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। यानी ये रिएक्शन कुछ ऐसी हुई कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल ऐड हो गया 2 कार्बन मॉलिक्यूल में और बन गया 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इस साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका पहला प्रोडक्ट सिट्रेट होता है। और इसको TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सिट्रेट है उसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको TCA साइकिल बोला जाता है। अब अगर बात करें इस स्टेप की, तो ये स्टेप एक इरिवर्सिबल स्टेप है और रेगुलेटरी स्टेप है, ठीक है। अब रेगुलेशन के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 है डिहाइड्रेशन। इसमें सिट्रेट का डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि सिट्रेट से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बन जाएगा सिस अकोनिटेट। इसमें जो एंजाइम है वो है अकोनिटेज। ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है और इसमें आयरन की ज़रूरत है, यानी आयरन की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। स्टेप नंबर 3 है हाइड्रेशन। अब सिस अकोनिटेट जो हमने पिछले स्टेप में देखा था, सिस अकोनिटेट में वाटर ऐड हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा और बन जाएगा आइसोसिट्रेट। एंजाइम वही रहेगा अकोनिटेज। ये प्रोसेस भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अकोनिटेज एंजाइम है, फ्लोरोएसिटेट उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करता है, यानी फ्लोरोएसिटेट सप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ अकोनिटेज। स्टेप नंबर 4 है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब जो आइसोसिट्रेट है पहले उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्सीडेशन होता है तो किसी और चीज़ का रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर भी NAD+ का रिडक्शन होगा और वो बन जाएगा NADH। तो आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, देन डीकार्बोक्सिलेशन होगा और फिर वो बन जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यहाँ पर एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल यानी आइसोसिट्रेट चेंज हुआ एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल में।
जो एंजाइम है वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है और इसका एंजाइम भी रेगुलेटरी है और रेगुलेशन एलोस्टेरिक होगा। रेगुलेटरी एंजाइम यानी कि इस एंजाइम से सिट्रिक एसिड साइकिल का रेगुलेशन होगा, यानी उसको रोका जाएगा, ठीक है। और रेगुलेशन क्या होगा, एलोस्टेरिक होगा। अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 पे, जो कि अगेन है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अल्फा कीटोग्लूटारेट चेंज हो जाएगा सक्सिनाइल कोए में, यानी अल्फा कीटोग्लूटारेट का ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन होगा और सक्सिनाइल कोए में वो चेंज हो जाएगा। NAD+ बन जाएगा NADH और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है, रेगुलेटरी स्टेप है और रेगुलेशन होगा प्रोडक्ट इनहिबिशन से। 6 स्टेप जो है वो है फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर सक्सिनाइल कोए चेंज हो जाएगा सक्सिनेट में और जो एंजाइम होगा वो होगा सक्सिनेट थायोकाइनेज। यहाँ पर एक GTP या फिर एक ATP मिलेगा। इस स्टेप को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉस्फेट डोनेट किया है ATP बनने के लिए या GTP बनने के लिए, वो फॉस्फेट सबस्ट्रेट ने डोनेट किया है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोसेस को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ATP या GTP क्यों लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे श्योर क्यों नहीं है कि GTP बनेगा या ATP। तो इसका रीज़न ये है कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में सक्सिनेट थायोकाइनेज जो एंजाइम है उसकी 2 फॉर्म्स यानी 2 तरीके की फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको आइसोजाइम्स बोला जाता है। एक फॉर्म अगर होगी तो ATP बनेगा, दूसरी तरीके की फॉर्म होगी तो GTP बनेगा, यही रीज़न है। पर प्लांट्स और बैक्टीरिया में सिर्फ ATP ही बनता है। फिर आता है स्टेप नंबर 7 डिहाइड्रोजनेशन। इसमें सक्सिनेट से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये बन जाएगा फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमेरेट। यहाँ पर क्या होगा, अब रिडक्शन होगा FAD+ का और FAD+ बन जाएगा FADH2, क्योंकि सक्सिनेट का डिहाइड्रोजनेशन हुआ है यानी हाइड्रोजन निकला है, तो ऑब्वियस सी बात है सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन हुआ है एक तरीके से। तो यहाँ पे किसी और का रिडक्शन होगा तो यहाँ पे रिडक्शन होगा FAD+ का, जो बनेगा FADH2। यहाँ पे जो एंजाइम है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें ये बाउंड रहता है, ठीक है। और जो ये प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। फिर आता है हाइड्रेशन स्टेप यानी स्टेप नंबर 8, जिसमें फ्यूमेरिक एसिड में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा और वो बन जाएगा मैलेट। एंजाइम होगा फ्यूमेरेज, ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल होगी। देन आता है स्टेप नंबर 9, जिसमें होगा डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। दोबारा से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलेगा और मैलेट चेंज हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में। NAD+ NADH में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा मैलेट डिहाइड्रोजनेज और प्रोसेस रिवर्सिबल होगी, ठीक है। तो ये सारे जो है ये कंप्लीट हो गए स्टेप, क्योंकि अगेन हम पहुँच गए ऑक्सैलो एसीटेट में। देखो क्या होता है, ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है ये एक साइक्लिक फॉर्म है, यानी एंड में हमें ऑक्सैलो एसीटेट ही मिल जाता है। तो इस पिक्चर में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि आप ये देखिए ऑक्सैलो एसीटेट का ये स्ट्रक्चर है, ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। ऊपर एसिटाइल कोए का स्ट्रक्चर है जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। इन दोनों ने कंडेंस होके क्या बनाया, सिट्रेट, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। सिट्रेट में आप देख पा रहे हैं ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये तीसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट स्टेप में डिहाइड्रेशन हुआ तो कैसे सिस अकोनिटेट बना और कैसे फिर आइसोसिट्रेट बना, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चर फॉर्म में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें स्ट्रक्चर्स पता हों, क्योंकि जब हम हायर स्टडीज़ करते हैं तो स्ट्रक्चर ही है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम इसके साथ में और एक्सपेरिमेंटेशंस भी करते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया सिट्रिक एसिड साइकिल को। अब ज़रा ये देखते हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल से सेल को क्या फ़ायदा हुआ। सिट्रिक एसिड साइकिल में जब हम एक एसिटाइल कोए फेड करते हैं, यानी एक एसिटाइल कोए आता है, तो एक साइकिल में हमें 3 NADH मिलते हैं, एक FADH2 मिलता है और एक ATP या GTP मिलता है। कि एक ग्लूकोज से अगर पूछा जाए तो एक ग्लूकोज से, क्योंकि 2 पायरुवेट बनते हैं और 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोए बनते हैं, यानी कि वो 2 साइकिल में जाएंगे, यानी 2 सिट्रिक एसिड साइकिल होंगी। तो अगर एक ग्लूकोज से पूछा जाए तो आप फिर इस प्रोडक्ट्स को डबल कर देना, यानी कि 6 NADH हो जाएंगे, 2 FADH2 हो जाएंगे और 2 ATP या GTP हो जाएंगे।
पर अगर सिर्फ एक साइकिल से पूछा है या फिर एक पायरुवेट एक एसिटाइल कोए से पूछा है तो फिर यही होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रेगुलेशन की। सबसे पहले बात करते हैं पीडीएच कॉम्प्लेक्स की। तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स जो है ये रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हो जाती है E1 में, जिस वजह से क्या होता है, रेगुलेट हो जाती है साइकिल। मान लीजिए अगर कोई भी मॉडिफिकेशन हो गया एंजाइम में, तो फिर एंजाइम एक तरीके से काम ही नहीं करेगा उस टाइम, तो रिएक्शन आगे ही नहीं जाएगी, तो साइकिल ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल होने के लिए एसिटाइल कोए का बनना ज़रूरी है, पर अगर एसिटाइल कोए जो एंजाइम बनाता है अगर वो ही रोक दिया जाए तो फिर क्या होगा, फिर नहीं होगी साइकिल। तो इसलिए E1 में रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हो जाता है तो रेगुलेशन हो जाता है। E2 और E3 जो सब यूनिट है पीडीएच की, उनमें एलोस्टेरिक रेगुलेशन हो जाता है तो भी रुक सकता है रिएक्शन। E1 की अगर हम बात करें तो एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होता है तो इनएक्टिवेशन हो जाता है E1 का। E2 की बात करें तो E2 में दोनों ही केसेस हैं, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर भी है और नेगेटिव मॉड्यूलेटर, क्योंकि हमें पता है एलोस्टेरिक एंजाइम कौन से होते हैं, जिनके पास एक एक्स्ट्रा साइट होती है जहाँ पर मॉड्यूलेटर लगता है, तो वो मॉड्यूलेटर की हेल्प से रेगुलेट होंगे। तो E2 के दोनों तरीके के मॉड्यूलेटर हैं, पॉजिटिव भी है कोए, नेगेटिव भी है एसिटाइल कोए। E3 के भी पॉजिटिव भी है NAD+ और नेगेटिव भी है NADH। बाकी कुछ और एंजाइम्स हैं जैसे कि सिट्रेट सिंथेज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिट्रेट सिंथेज जो है स्टेप नंबर 1 में जो एंजाइम होता है वो भी एक रेगुलेटरी एंजाइम होता है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज भी बताया था कि ये भी क्या होता है, एलोस्टेरिक होता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज भी एक रेगुलेटरी एंजाइम होता है। अब इनका रेगुलेशन अलग अलग तरीके से होता है, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जिनका एलोस्टेरिक होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्ट इनहिबिशन होता है। तो जो प्रोडक्ट इनहिबिशन है उसका मतलब ये होता है कि जो इसका प्रोडक्ट बनेगा स्टेप का, यानी ये एंजाइम जो प्रोडक्ट बना रहा होगा उसी की वजह से ये रुकेगा, यानी अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये रेगुलेशन का प्रोसीजर है ये एंजाइमोलॉजी में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको सिट्रिक एसिड साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।